हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हम लोग, मेरे भाई, पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। और हम लोगों ने बेहतर ढंग से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट भी कर लिया है। अगर फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता दिया जाए तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और हम लोगों ने अध्ययन कर भी लिया था। फोटोट्रॉफिक जो होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि पेड़ पौधे किस तरीका से अपना भोजन बनाते हैं। ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ डायग्राम भी हमने बनाकर आपको सिखलाया था। अगर कोई भी भाई बंधु डायरेक्ट इसी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरे भाई, आप इस क्लास के बाद प्रीवियस क्लास को अवश्य देखेंगे कि सारी फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में समझाया गया है। हम लोगों ने फिर पत्तियां का एनाटॉमी देखा था, यानी कि पत्तियों में क्या क्या होते हैं, क्यूटिकल क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, पैलिसेड, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सारे चीज हमने पढ़ाया था। स्टोमा क्या होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं, लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, लाइट रिएक्शन से क्या होते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, डार्क रिएक्शन में हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सारे चीज हमने पढ़ा था। और ये जितने सारे रिएक्शन होते हैं वो होता कहाँ पर है, तो हम लोग पढ़े थे कि वो एक गार्ड ओपन स्टोमाटा जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं प्लास्टिड। और उसी प्लास्टिड में पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में ही ये सारी घटनाएं घटित होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में यानी प्लास्टिड में संभव होता है। और उसी प्लास्टिड में पाए जाते हैं ये सारे चीज, यानी कि स्ट्रोमा पाया जाता है और एक ग्रेना पाया जाता है, जो थैलेकोइड का पूरा समूह होता है उसको हम ग्रेना कहते हैं। और इसी ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होता है और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। जब प्रकाशीय अभिक्रिया की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कि जल का विघटन होता है। और जल का विघटन होने के दरमियान ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण स्ट्रोमा में होता है और ये एक साइकिल होते हैं, जो साइकिल कहलाता है, चक्र कहलाता है, केल्विन चक्र। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है और ये ऊर्जा ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होते हैं पत्तियां उसको स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। तो भाई बंधु, अगर डायरेक्ट आप इस क्लास में आए हैं तो आप प्रीवियस क्लास को अवश्य देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनिमल्स में न्यूट्रिशन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, क्या क्या विधियां होते हैं, कौन कौन स्टेप होते हैं, ये सारे चीज को हमें पढ़ना है। यानी जंतुओं में पोषण की विधि आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आपका पुनः स्वागत है इस क्लास में। आप अच्छे से पेन पेपर लेकर बैठे और सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए तो समझते हैं। जंतुओं में पोषण की विधि कहने का अर्थ है कि ये जंतु में पोषण होते कैसे हैं। यहाँ पर जंतुओं में पोषण की क्रिया कैसे होता है, तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। फ्लैशबैक में क्या लेकर चलेंगे, चल समझते हैं। हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होता है, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी होता है। हेट्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक जो होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं इसमें हम लोगों ने तीन चीजें देखा था। एक देखा था सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, एक देखा था हमने पारासिटिक, पारासिटिक हमने देखा था, और एक हमने देखा था होलोजोइक, होलोजोइक। यानी कि हेट्रोट्रॉफिक में हम लोग तीन तरह के
जीव को देखे थे कि इस प्रकार के जीव होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक हम किसको कहते हैं? जो मृत चीज़ों से अपना भोजन बनाता है, यानी मृत चीज़ों को खा पी के जीवित रहता है, तो हम उसे कहते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक है यानी मृतोपजीवी है। पारासिटिक हम किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव पर रहकर पोषण प्राप्त करता है, तो उसको कहते हैं कि पारासिटिक है। अब इन दोनों में क्या थे? तो सैप्रोफाइटिक और पारासिटिक में यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर इंजेशन की क्रिया नहीं हो रहा था। यानी यहाँ पर जो भोजन हो रहे थे, भोजन का ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन जो था, शरीर के बाहर किया जा रहा था। शरीर के बाहर होता है। कहाँ पर होता है? शरीर के बाहर होता है। क्या ये बात समझ में आया? कि जो सैप्रोफाइटिक जीव होते हैं और जो पैरासाइटिक जीव होते हैं, इन सभी में जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन की जो विधि होती है, इसमें भोजन का ब्रेक डाउन शरीर के बाहर होता है। यानी कि जब ये भोजन पर पहुंचते हैं तो भोजन पर बैठ जाते हैं और बैठकर अपने शरीर के अंदर से एंजाइम को बाहर निकालते हैं। अपने शरीर से एंजाइम को बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल कर उस भोजन का ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और तब जाकर जो सिंपल फूड के कण होते हैं उसको इनहेल कर लिया जाता है, यानी कि इंजेक्ट किया जाता है, अपने अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये हमारा सेप्रोफाइटिक था, ये पैरासाइटिक था। तो ये दोनों हम लोगों ने बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज हमें पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड के बारे में, यानी होलोजोइक जो एनिमल्स होते हैं उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। अब इस होलोजोइक को भी हम लोगों को तीन चीजें के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को तीन जीव के बारे में पढ़ने हैं। पहला आता है अमीबा। पहला है हमारा अमीबा, यानी कि होलोजोइक में हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग मनुष्य के बारे में भी पढ़ेंगे कि मनुष्य में कैसे ये सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है। अब यहाँ बात आता है कि अमीबा और पैरामीशियम। यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अमीबा और पैरामीशियम जो है, यहाँ पर भोजन के जब भोजन यहाँ पर ग्रहण होता है, यानी कि ये अमीबा और पैरामीशियम जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो इन सभी में भोजन शरीर के अंदर में हो, यानी कि यहाँ पर जितनी सारी क्रियाएं होगी वो सभी के सभी पोषण जो होते हैं, यानी भोजन ग्रहण करना, पचाना, उसको सभी जगह बांटना, ये सभी के सभी क्रियाएं शरीर के अंदर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में भोजन का ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन शरीर के अंदर होता है। कहाँ होगा? शरीर के अंदर होगा। पारासिटिक और सेप्रोफाइटिक में शरीर के बाहर हुआ है ब्रेकडाउन भोजन का, और यहाँ पर होलोजोइक में क्या होते हैं, तो इन सभी में भोजन का जो ब्रेकडाउन होता है वो शरीर के अंदर होते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या ये इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अमीबा के बारे में। ठीक है। लेकिन अमीबा के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये बात को समझना होगा कि यहाँ जो भोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ये कुछ ही स्टेप के माध्यम से होते हैं। किसके माध्यम से? कुछ स्टेप, यानी कि अब जो एनिमल्स का हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन की जो विधियां हम लोग पढ़ेंगे, वो न्यूट्रिशन की विधि क्या होगी? तो ध्यान रखेंगे कि जंतुओं में जो पोषण की विधि होती है वो डिफरेंट स्टेप में होते हैं। ठीक है। कितने स्टेप में? ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये तीनों के तीनों जो हमने जीव पढ़ेंगे
चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम है या हम लोग हैं यानी कि मनुष्य हैं। अब चाहे मनुष्य में आप रहें या हम रहें, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जो भी हैं, वो सभी की बातें होंगी। साथ ही साथ एनिमल्स की भी बात हम लोग अपने साथ रिलेट करके चलेंगे, क्योंकि पहले हम लोग भी एनिमल्स ही थे। पहले हम लोग भी क्या थे? एनिमल्स थे, यानी चिंपैंजी हमारा पूर्वज कहलाता है। इस वजह से जो हम लोग अपना न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसमें जीव का भी, यानी जो एनिमल्स है, गाय, भैंस, बकरी, उन सब में समान होता है। तो पहला तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जंतुओं में जो पोषण की विधि होती है, उसमें 5 स्टेप आते हैं। कितने स्टेप है? 5 स्टेप। 5 स्टेप कहने का मतलब है कि 5 चरणों में ये सभी प्रक्रिया पूरा होता है। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है अंतर्ग्रहण। सबसे फर्स्ट जो है वो है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का अर्थ होता है कि भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाना। हमने क्या कहा कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना ही इंजेशन कहलाता है, यानी अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि भोजन को शरीर के अंदर शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? तो अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण कहलाता है यानी कि इंजेशन कहलाता है। बात क्लियर है? अब जब हमने भोजन को अंदर ले लिया, कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे भोजन आपकी थाली में पड़ा हुआ है, तो वो अंतर्ग्रहण नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने हाथ की सहायता से भोजन को अपने मुख में डाला, भोजन को अपने मुख में डाला, तो ये क्या हुए? अंतर्ग्रहण कहलाएंगे, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाया, यानी इंजेशन कहलाया। सेकेंड स्टेप होता है भोजन का पाचन करना, यानी कि ब्रेक डाउन करना। यहाँ पर जो हमने भोजन किया है, ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यानी कि जटिल भोजन होता है। कैसा भोजन होता है? जटिल भोजन होता है। तो इस जटिल भोजन का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होगा, यानी कि इस जटिल भोजन से हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलेंगे। हमें अगर शरीर में ऊर्जा चाहिए, तो इस जटिल भोजन को, यानी इस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें ब्रेक डाउन करना होगा। तो ब्रेक डाउन कहने का अर्थ हुआ कि पाचन, यानी कि हमारे शरीर में जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना ही पाचन कहलाता है। सिंपल सी बात। हमने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड जो है, इसका क्या कर देना है? ब्रेक डाउन कर देना है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ देना है, तोड़ना। ब्रेक डाउन का अर्थ क्या हुआ? तोड़ना। और कैसे, किसमें तोड़ना? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं सिंपल फूड। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम सिंपल फूड कहते हैं, यानी कि सरल भोजन कहते हैं। सरल भोजन कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारी कोशिकाओं के लिए जरूरी है, जैसा कण उसे चाहिए, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि पानी में घुलनशील है, वैसा ही कण में इसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है? सिंपल फूड कह दीजिए या सिंपल मॉलिक्यूल्स कह दीजिए, ये दोनों बातें समान है। यानी कि जब हमने अंतःग्रहण किया, भोजन को ग्रहण किया, तो भोजन ग्रहण करते ही हमारे शरीर में पाचन की क्रिया सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। और उसमें क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंगों द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल फूड में। अब जब ब्रेक डाउन हो गया सिंपल फूड में, तो अब सिंपल फूड का क्या होगा? सिंपल फूड का क्या होगा? तो अवशोषण होगा। अवशोषण कहने का अर्थ हुआ कि अब उसको घोले जाएंगे, किसमें? ब्लड में। किसमें घुल मिल जाएगा? ब्लड के कणों के साथ मिल जाएगा। तो सिंपल जो फूड है, सिंपल फूड जो है मेरे भाई,
सिंपल फूड जो है वो किसके साथ घुलेगा? तो आप कहेंगे ब्लड के साथ। ब्लड के साथ घुल जाएगा। सिंपल सी बात समझे कि सिंपल जो फूड है उसको ब्लड के साथ घुल जाना ही क्या कहलाया? अवशोषण कहलाया। यानी कि जब अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन को ग्रहण किए, उसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद इसका अवशोषण हुआ। अवशोषण कहने का अर्थ हुआ कि ब्लड में वो सारे जो कण है, जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स है जिससे हमें ऊर्जा अब मिलने वाला है, उसको क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है? ये अवशोषित कैसे होते हैं वो सारी चीज़ हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे अवश्य। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ जाएँ एक सरल भाषा में। 4th स्टेप होता है स्वांगीकरण। 4th स्टेप होता है स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण का अर्थ होता है कि सभी अंगों में वितरित करना। सभी अंगों में क्या करना? वितरित करना। तो स्वांगीकरण का अर्थ होता है कि सभी अंगों को, सभी अंगों, अंग कहिए या कोशिका कह दीजिए, अंगों या कोशिका को ऊर्जा निर्माण के लिए सरल अणुओं, सरल अणु कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल फूड। सरल अणु को वितरित करना। क्या करना? वितरित करना, यानी कि बाँट देना ही क्या कहलाया? स्वांगीकरण कहलाया। यानी कि सभी अंगों की जो कोशिकाएँ हैं, उन कोशिकाओं को ऊर्जा निर्माण के लिए, किसके लिए? ऊर्जा निर्माण के लिए उनको क्या चाहिए? तो सरल अणु चाहिए था, यानी कि सिंपल फूड के कण चाहिए थे, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? बाँट दिया जाएगा। और किसकी सहायता से? तो मेरे भाई ब्लड की सहायता से, क्योंकि ब्लड ही है जो हमारे शरीर में परिवहन का कार्य कर रहा है। यानी कि सभी चीज़ों को ले जाने, ले आने का कार्य किसका है? तो आप कहेंगे ब्लड का है। इस वजह से ब्लड जो है सभी अंगों के पास जाएगा और ये सिंपल फूड के, यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ले जाकर दे देगा कोशिकाओं को, और कोशिका क्या करेगी? अब उसका ऊर्जा बनाने में काम करेगी। ठीक है? तो ये हमारा स्वांगीकरण हो गया। 5 नंबर का जो स्टेप है, वो है बहिष्करण। अब मेरे भाई इतनी बात समझो, जैसे मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हो, ठीक है? तो चाय में आपने क्या-क्या डाला? चाय में आपने डाला पानी, उधर से दूध मिलाया, चीनी भी डाला, चाय पत्ती भी डाला, आपका मर्ज़ी तो आप इलायची भी डाल दिए। सभी चीज़ डालकर एक बेहतरीन सी चाय बनाया। चाय बनाकर आपने पिया। मेरे भाई, चाय बनाकर जब आपने पिया, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच जाते हैं। जिसका आप सेवन नहीं कर सकते हैं, जिसका आप सेवन नहीं कर सकते, जैसे कि चाय पत्ती। चाय पत्ती क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं, जिसको हम चाय छन्नी से छान लेते हैं। उसी की तरह हम कह सकते हैं मेरे भाई कि हमने ये सारे स्टेप क्लियर किया, हमने भोजन जो ग्रहण किया था वो कैसा था? तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स था। कैसा भोजन था? कॉम्प्लेक्स भोजन था, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड था। इस कॉम्प्लेक्स फूड से ही हमें ऊर्जा मिलते हैं। लेकिन क्या ये डायरेक्ट हमें ऊर्जा मिलता है डायरेक्ट इससे? नहीं मिलता। तो इसका क्या किया गया? पाचन किया गया, यानी कि इसको ब्रेक डाउन किया गया। किसमें? तो सिंपल फूड में ब्रेक डाउन किया गया। लेकिन जब इसका ब्रेक डाउन किया गया, तो कुछ इसके पार्टिकल्स को अवशोषित किया गया जिसकी आवश्यकता थी। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं है। कुछ का ब्रेक डाउन होगा, कुछ का ब्रेक डाउन नहीं होगा, कुछ का अवशोषण होगा, कुछ का अवशोषण नहीं होगा। तो वो सारे के सारे चीज़ों को क्या करने होंगे, जो हमारे लिए अनुपयोगी है, यानी जो बेकार की चीज़ें हैं,
उसको हम बाहर करेंगे, उसको क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो क्या हुआ? जो अपचे भोजन है, कैसा भोजन है? अपचे भोजन, अपचे भोजन को क्या किया जाएगा? शरीर से बाहर, शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाया? तो आप कहेंगे बहिष्करण कहलाया। जैसे मान के चलो कि आप किसी लड़के को पसंद करते हो, मान लेते हैं, ठीक है? आप किसी को पसंद करते हो, पसंद किया, आपने लेटर लिखा उसे दिया, वो लड़की एक्सेप्ट करने से मना कर दी, तो आप क्या करोगे? आप तो चले जाओगे। तो आपका क्या हुआ? आपका बहिष्करण हुआ। यानी आप उसके लिए उपयोगी नहीं है, आप उसके लायक नहीं है। इस वजह से आपका क्या कर दिया गया? बहिष्करण कर दिया गया। बात क्लियर है? तो इसी तरीक़ा से हमारे शरीर में भी जो आपके इमोशन के साथ चल रहा है, वही क्रिया हमारे शरीर के अंदर भी चल रहा है। और शरीर के अंदर भी क्या होते हैं, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। और ये लास्ट में जो बाहर निकालते हैं, सुबह-सुबह हल्का होने जाते हैं। ठीक है? बात क्लियर है? चलिए। तो ये क्रियाएँ आपको समझ में आ गया। तो अब आप तेज़ी से समझे कि इसको याद कैसे करना है। ये सारी चीज़ स्टेप आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप आपको मिलान करने के लिए आ जाता है कि सबसे पहले कौन-सी प्रोसेस होगी, उसके बाद कौन-सा प्रोसेस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम भोजन करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाया? तो आप कहेंगे अंतःग्रहण कहलाया, यानी इंजेशन कहलाया। जैसे ही हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो उसका डाइजेशन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? डाइजेशन। तो दूसरा स्टेप हमारा पाचन का हुआ। जैसे ही पाचन का क्रिया हुआ, तो पच गया भोजन, तो उसका क्या होगा? अब एब्ज़ॉर्प्शन होगा, यानी कि अवशोषण होगा। तो थर्ड स्टेप अवशोषण की क्रिया होगी। उसके बाद फोर्थ अवशोषण हुआ, तो अब सभी अंगों के पास वितरित किए जाएँगे। वो सरल जो भोजन था, उसको क्या किया जाएगा? बाँटा जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो एसिमिलेशन कहेंगे, यानी कि स्वांगीकरण कहलाएगा। और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या कहलाएगा? तो बहिष्करण, इजेशन कहलाएगा। यानी कि जो बेकार की चीज़ें होंगी, उसे बाहर कर देना। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? चल, तो ये हमारे जंतुओं में पोषण की विधि हो गया, यानी होलोज़ोइक जो भी एनिमल्स होंगे, उन सभी में ये सभी के सभी स्टेप फॉलो होते हैं। बात क्लियर है? चलिए, अब समझते हैं यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट को। अभी-अभी हमने पढ़ा कि जो होलोज़ोइक्स है, जो होलोज़ोइक एनिमल्स हैं, इसमें हमें कितने चीज़ों को पढ़ना है? तो 3 एनिमल्स के बारे में, एक तो अमीबा के बारे में, एक पैरामीशियम के बारे में, एक पैरामीशियम के बारे में, और एक हमें पढ़ना है मनुष्य के बारे में। ठीक है? एक हमें पढ़ना है मनुष्य के बारे में। अब यहाँ से ध्यान से आप बातों को समझेंगे। देखो मेरे भाई, अमीबा और पैरामीशियम जो है तो होलोज़ोइक है। कैसा जीव? होलोज़ोइक है। यानी कि ये हमारा प्राणी समूह है। होलोज़ोइक का अर्थ क्या होता है? किसी भाई को दिक्कत हो सकता है, तो हम लिख देते हैं प्राणी समूह है। अब ये अमीबा और पैरामीशियम जो है, ये दोनों के दोनों जीव जो है एकल कोशिकीय है। देखो, ये दोनों के दोनों जो जीव हैं, अब इसके हम पॉइंट लिखवा रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट है कि ये एकल कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एकल कोशिकीय जीव है। और अगर एकल कोशिकीय जीव है, इसका अर्थ हुआ कि इसके शरीर में एक ही कोशिका है। इसके शरीर में कितनी कोशिका मौजूद है? सिर्फ एक कोशिका मौजूद है, और एक ही टाइप का मौजूद है। एकल कोशिका का अर्थ होता है कि एक ही टाइप का एक ही सेल है। जैसे
आप अपने घर में बिस्किट लाए हो, तो बिस्किट का एक ही कंपनी का है, आप कह सकते हैं। जैसे आप गुड डे बिस्किट खा रहे हो, तो गुड आप किसी चीज़ में रखे हो, तो केवल गुड डे बिस्किट का है, तो वही आप कह सकते हैं कि इसके शरीर में केवल एक ही सेल है, एक ही टाइप का सेल है, यानी कोशिका है। इस वजह से इस जीव को हम कहते हैं कि एकल कोशिकीय जीव है। तो हम लिख देते हैं कि ये दोनों के दोनों एकल कोशिकीय जीव हैं। बात क्लियर? अब इधर एकल कोशिकीय है तो मनुष्य क्या होगा, एनिमल्स क्या होंगे, यानी कि मनुष्य और बाकी जो एनिमल्स हैं जैसे व्हेल हो गया, पंछी हो गया, चिंपैंजी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये कैसा जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव है। यहीं पर हम समझा दे रहे हैं, आगे हम बिल्कुल नहीं इस बात की चर्चा करेंगे। अब बहुकोशिकीय जीव का अर्थ है कि इनमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे कोशिका उपलब्ध हैं और सभी कोशिकाएं अलग-अलग टाइप के हैं। यानी कि इनके अंग जो बने हैं, इनका जो पूरा शरीर बना है, वो अलग-अलग टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना है और बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है। इस वजह से हम इसे बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है? सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीव है अमीबा और पैरामीशियम, ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक हैं। ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इस वजह से ये सारी चीज हमें बताने पड़ते हैं। यूकैरियोटिक जीव है और ये भी यूकैरियोटिक ही है, यानी दोनों के दोनों यूकैरियोटिक है। मनुष्य के साथ गाय, भैंस, बकरी ये सब भी लिख लीजिए। गाय हो गया, बाघ हो गया, ये सभी इसी में हमें पढ़ने हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का अर्थ होता है कि एक ऐसा जीव जिसका न्यूक्लियस डेवलप है, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो हम उसे कहते हैं कि यूकैरियोटिक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर में कोशिका द्रव्य मौजूद है। क्या मौजूद है? कोशिका द्रव मौजूद है। ये कोशिका द्रव मौजूद हो गया। अब इसी कोशिका द्रव के अंदर हम कुछ चीजें बना रहे हैं और हम आपसे कहें कि बताओ इस सेल का न्यूक्लियस कहाँ पर है, इस सेल का न्यूक्लियस कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ग्रीन वाला न्यूक्लियस है। नहीं मेरे भाई, ये ग्रीन वाला न्यूक्लियस नहीं है। ये न्यूक्लियस के कुछ जो कण होते हैं, उनमें जो मौजूद पदार्थ होते हैं वो चीज़ है, लेकिन ये पूरी तरीक़ा से न्यूक्लियस नहीं है। ये न्यूक्लियोलस है। क्या है? न्यूक्लियोलस है, यानी ये कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पर नाभिका यानी केंद्रक का पूरी तरीक़ा से विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इसी को एक इन्वेलप में बंद कर दें, किसमें बंद कर दें? इन्वेलप में बंद कर दें, तो ये हमारा नाभिक हो गया। ये क्या हो गया? नाभिक यानी कि केंद्रक हो गया। तो ये जो केंद्रक है अब डेवलप है। क्या है? डेवलप है, यानी कि विकसित नाभिक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक है। जब इन्वेलप चढ़ गया तब। आगे बढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक भी हमें समझ में आया सर। अब साथ में साथ इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम जो है, इनमें अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जलीय जीव है। कैसा जीव है? जलीय जीव है। जलीय जीव को हम कहते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं, यानी कि जलीय जीव है, या एक्वेटिक से आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा और पैरामीशियम जलीय जीव होते हैं। मनुष्य को पता है कि जल में जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मछली वगैरह हैं जो जल में जीवित रहते हैं। अगली अगर इनकी विशेषता की हम बात करें तो इनमें विशेषता और क्या है? इनमें और विशेषता है, फोर्थ नंबर ध्यान रखेंगे,
कि इनमें किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीका से पाचन तंत्र नहीं होता है। पाचन तंत्र नहीं होता। पाचन तंत्र इसमें मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है मेरे भाई? पाचन तंत्र होता है। यानी कि यहाँ पर जो भोजन का वो जो पूरा प्रोसेस है, भोजन का जो हमने प्रक्रिया पढ़ा, यहाँ पर पाचन तंत्र के माध्यम से होगा मनुष्य में या बड़े एनिमल्स में, लेकिन इन दोनों में पाचन तंत्र नहीं होता है। यानी कि वो सारे के सारे जो स्टेप्स फॉलो होंगे, वो कहाँ पर होगा? तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सभी जो पोषण की विधियां हैं, वो साइटोप्लाज्म में होता है। पोषण की जो विधि है, पोषण की सभी विधि या स्टेप, सभी स्टेप्स हम लिख दे रहे हैं। सभी स्टेप्स कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहने का अर्थ हुआ कि कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव में होता है। यानी पोषण के सभी स्टेप्स जो होते हैं वो कोशिका द्रव में, यानी कि अर्थात कह सकते हैं कि जो इंजेशन की क्रिया यानी अंतर्ग्रहण की, पाचन की, और शोषण की, स्वांगीकरण की, या आप कह सकते हैं बहिष्करण के, ये सभी के सभी कार्य कहाँ पर संपन्न होते हैं? तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। संपन्न होता है। लेकिन मनुष्य में क्या होते हैं? पाचन तंत्र होते हैं, यानी कि पाचन करने के लिए इनमें अलग अलग अंग मौजूद होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंजेशन के लिए यानी कि अंतर्ग्रहण के लिए एक खास जगह होगा, पाचन के लिए अलग अलग स्टेप होंगे, अवशोषण के लिए अलग होता है, स्वांगीकरण के लिए अलग होता है। ये सभी अलग अलग अंगों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब जरा समझो कि इसमें ऐसा क्या है कि यहाँ पर पाचन तंत्र नहीं है और यहाँ पर पाचन तंत्र है। मेरे भाई, इसका मुख्य रीजन है कि एक तो ये सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी कहने का अर्थ है कि ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। चलो, ये क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। और अगर सूक्ष्म जीव है तो हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसे देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। क्या ये बात क्लियर है? अब जरा सोचो, सूक्ष्म जीव है, उसमें भी एक ही कोशिका है, तो एक कोशिका से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? एक कोशिका से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। एक तो बेचारा नन्हा सा, छोटा सा, वो भी एक ही कोशिका का, और उसमें भी अगर पाचन तंत्र चाहिए, अलग अलग अंग चाहिए, तो और भी मुश्किल। मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी सारी क्रियाएँ जो होती है पोषण की, वो साइटोप्लाज्म में संभव होता है, यानी संपन्न होता है। और भी अगर अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो ये सभी रहते कहाँ पर है? तो जलीय जीव है, यानी कि जल में तो रहते हैं, लेकिन किस प्रकार के जल में रहते हैं? किस प्रकार के जल में रहते हैं? तो मेरे भाई, ये इनका रहना कहाँ पर है? तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर में। चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, स्वच्छ पानी में। स्वच्छ, या आप कह सकते हैं लवण रहित पानी में
पाया जाता है। यानी कि ये मिलेगा कहाँ पर? तो स्वच्छ पानी में मिलेगा। या तो स्वच्छ पानी यानी कि लवण जो रहित होता है, यानी कि वह उसमें लवण की मात्रा कम है, लवण की मात्रा कम है, तो वैसे ही पानी में मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लिख दें तो तालाब में मिलेगा, तालाब में आपको मिल जाएँगे, तालाब के पानी में, आपको नदी के पानी में मिल जाएँगे, लेकिन ध्यान रखना कि समुद्र के पानी में नहीं मिलेगा ये, समुद्र के पानी में ये नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में लवण अधिक होता है, समुद्र खारा होता है और ये खारा पानी में नहीं पाए जाते हैं, ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। और मीठे पानी का अर्थ होता है कि जिसमें लवण की मात्रा कम हो। मीठे पानी का अर्थ ये नहीं हुआ कि उसमें शुगर मिला हुआ है, यानी कि चीनी मिला हुआ है। मीठे पानी का अर्थ होता है कि वो खड़ा नहीं है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा नहीं है। तो हम उसे कहते हैं कि स्वच्छ है, यानी लवण रहित है, या कह सकते हैं कि मीठे पानी में। तो ये मीठे पानी में पाए जाने वाले जीव हैं। बात क्लियर? अब इसका भोजन, इसके नखरे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह है। इसके नखरे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह है। अब कहोगे क्या सर, हमारी गर्लफ्रेंड की तरह? कैसे नखरे? तुम्हारे मन में सवाल कि गर्लफ्रेंड तो है नहीं। कोई बात नहीं, बन जाएगी, अच्छे से पढ़ाई करो। कहने का अर्थ है कि जिस तरीका से लड़कियों में होते हैं कि ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, यानी उनका एक पसंद होता है कि ये चीज़ें खाएँगे। जैसे गोलगप्पे खाने का पसंद है, पिज़्ज़ा खाने का पसंद है, बर्गर खाने का, मोमोज़ खाने का, ये सारी चीज़ें अगर पसंद है, तो इसको भी मेरे भाई अमीबा और पैरामीशियम को का जो भोजन है कुछ ख़ास है, यानी फ़ेवरेट भोजन है ये, जो ऐसे-वैसे चीज़ों को नहीं खाएगा। तो ये खाएगा किसको? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनका जो भोजन होता है, इनका जो भोजन है, वो भोजन में क्या है? ध्यान रखेंगे कि भोजन में ये खाते क्या है? तो सबसे पहला जो है कि बैक्टीरिया, जीवाणु को खाएगा। अब जीवाणु को क्यों खाएगा? क्योंकि ये भी छुट्टा-सा, जीवाणु भी छुट्टा-सा, तो इस वजह से खाएगा किसको? अपने से छोटे चीज़ को खाएगा या अपने जैसा चीज़ों को खाएगा, तो जीवाणु को खाता है, जीवाणु को खाकर जीवित रहता है। बात क्लियर है? तो जीवाणु इसके लिए गोलगप्पे हो गए। उसी तरीका से ध्यान रखना कि जीवाणु के साथ-साथ ये अन्य प्रोटोज़ोआ भी खाता है। अन्य प्रोटोज़ोआ, अन्य प्रोटोज़ोआ को खाता है। प्रोटोज़ोआ, हाँ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अमीबा और पैरामीशियम जो है एकल कोशिकीय के साथ-साथ ये प्रोटोज़ोआ है। ये क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रोटोज़ोआ जगत का जीव है। प्रोटोज़ोआ जगत का जीव है। एकल कोशिकीय है और साथ ही साथ प्रोटोज़ोआ जगत का। तो ये प्रोटोज़ोआ है, तो कुछ अन्य प्रोटोज़ोआ को भी खाकर जीवित रहता है। ये इसके लिए बर्गर का काम है। ठीक है? तीसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अमीबा कुछ जलीय पौधे को खाता है। जलीय प्लांट्स का सेवन कर लेता है। यानी जो इसके लायक लगता है कि ये प्लांट्स हम खा सकते हैं, तो कुछ जलीय प्लांट्स को भी ये खाकर जीवित रहता है। ये इसके लिए मोमोज हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये और क्या खाएगा? तो जो सड़े गले सब्सटेंस जो नदी में मिलते हैं, यानी नदी में जो सड़े गले सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ जो मौजूद होता है, उसको भी खाकर जीवित रहता है। तो आप कह सकते हैं कि सड़े गले पदार्थ को भी खाकर जीवित रहता है। सड़े गले पदार्थ को भी ये खाकर जीवित रहता है। तो ये इस प्रकार के भोजन को करता है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर निकालो, आएगा अमीबा बाहर निकल के और तुमको तुरंत खा लेगा, या पानी में उँगली डालो और उँगली डालते ही तुम्हारे उँगली में अमीबा आया और उँगली काट के खा के चल दिया। ऐसा नहीं होता है। यानी अमीबा भोजन में बस इन्हीं चीज़ों को खा सकता है। ठीक है? चल
तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था जो प्रश्न में आते हैं और पूछे जाते हैं बार-बार। रिपीट कर देते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम जो है एकल कोशिकीय जीव है और साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये प्रोटोजोआ जगत का ये जीव है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि ये यूकैरियोटिक है क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो होता है, इनका केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जल में पाए जाते हैं, इस वजह से हम इसे इक्वेटिक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं यानी जलीय जीव कहते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट ध्यान रखना है कि इनमें किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। फिफ्थ के बाद फिफ्थ नंबर आपको ध्यान रखना है कि पोषण के जो सभी स्टेप्स होते हैं वो सभी के सभी स्टेप्स कंप्लीट कहाँ पर होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। छठा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये अति सूक्ष्म जीव है यानी कि ये सूक्ष्म जीवी है। 7 पॉइंट, ये स्वच्छ और साफ सुथरे पानी यानी मीठे पानी में पाए जाते हैं, समुद्र वाले पानी में नहीं मिलेंगे कभी भी नहीं। इनका भोजन जीवाणु होगा, अन्य प्रोटोजोआ होता है, जलीय प्लांट्स होते हैं और सड़े गले जो सब्सटेंस होते हैं उसको खाकर ये जीवित रहते हैं। यही हमारा अमीबा का जो बेसिक पॉइंट था आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं मेरे भाई, ये हेटरोट्रॉफिक हमने पढ़ा था। चल आगे पीछे हमने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चल अब अमीबा पढ़ने से पहले हम अमीबा के जो स्टेप्स होते हैं उनको समझेंगे और समझकर फिर उसको लास्ट में हम आपको फोटो के माध्यम से दिखा भी देंगे। चल देखो, हम एक अमीबा बनाते हैं, हम एक अमीबा बनाते हैं, हमने एक अमीबा बनाया। अब अमीबा है तो अमीबा का न्यूक्लियस भी होगा, हमने बताया समझाया है कि अमीबा का न्यूक्लियस डेवलप होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके शरीर में क्या भरे रहते हैं, तो आप कहेंगे कोशिका द्रव्य मौजूद होता है, तो इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य मौजूद होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसके कोशिका द्रव्य बना देते हैं, तो ये है इसका कोशिका द्रव्य। अब इसी कोशिका द्रव्य में कुछ चीजें तैरते रहती है, जैसे कि लाइसोसोम, जैसे कि लाइसोसोम, तो हम यहाँ पर लाइसोसोम बना देते हैं। लाइसोसोम मौजूद होता है। अब इस लाइसोसोम में भी मौजूद होते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है। ये जो है लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम को हम लवण काय भी कहते हैं, लवण काय भी कह देते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसी लाइसोसोम के अंदर जो ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है। चलिए बात क्लियर है। ये व्हाइट वाली जो आपको चीजें दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे क्या है, तो आप कहेंगे ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो हमने जो बोला है कि न्यूट्रिशन के जितने सारे स्टेप्स होते हैं वो सभी के सभी साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये इसका कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव। ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है यानी कि केंद्रक है। और ये इसकी बाह्य झिल्ली है, बाह्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, माफ कीजिएगा, ये हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहना गलत नहीं है। चल इसी में एक और चीजें पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल यानी कि भोज रिक्तिका हम कह देते हैं। चलो हिंदी में लिख देते हैं, भोज रिक्तिका।
रिक्तिका, ठीक है? भोज रिक्तिका। तो इतने चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और भी इसके पास सब्सटेंस होते हैं, यानी इसके अंदर और भी बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, लेकिन जितनी हमें आवश्यकता है उतनी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चल, तो ये हमारा एक अमीबा है, ये हमारा अमीबा है। अब अमीबा क्या करेगा? अमीबा अब जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेगा, क्योंकि ये एकल कोशिकी है। अब इस कोशिका वो है छोटी-सी, लेकिन हम आपको दिखाए हैं बड़ा-सा। अब आपको लग रहा है कि सर इतना बड़ा हमें तो दिखाई दे रहा है। नहीं मेरे भाई, हमें अमीबा नहीं दिखाई देता। इसको बहुत अधिक ज़ूम करके देखा गया है, तब जाके हम लोग इसको एक अच्छे ढंग से फिगर बनाकर पढ़ते हैं। तो देखो, अब जैसे ये अमीबा है, अब इस अमीबा को हम बना लेते हैं। अब समझना कि कैसे-कैसे क्रियाएँ होती हैं। ये अमीबा है। अब जैसा मर्ज़ी, जैसा एरा-टेढ़ा कैसा भी बना दो, बस वो बन गया तो अमीबा है। अमीबा का ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या मौजूद है? तो आप कहेंगे कि सर साइटोप्लाज़्म मौजूद है। क्या मौजूद है? साइटोप्लाज़्म मौजूद है। इसी में क्या मौजूद है? तो आप कहेंगे कि ये लाइसोसोम, ये सारी चीज़ अब इसको बना नहीं रहे हैं। अब मान के चलो कि यहाँ पर कोई भोजन है, यहाँ पर ये भोजन है। अब अमीबा को ये भोजन दिख गया, अमीबा को ये भोजन दिख गया। अमीबा क्या करेगा? अब अमीबा के पास हाथ-पैर तो है नहीं हम लोगों के जैसा। हम लोगों के जैसा इसके पास हाथ-पैर तो मौजूद है नहीं। तो ये बेचारा करेगा क्या? अब इसको भोजन के करीब पहुँचना है, इसको भोजन के करीब पहुँचना है, तो ये क्या करेगा? अपने शरीर के जो साइटोप्लाज़्म है, साइटोप्लाज़्म यानी कि कोशिका द्रव की सहायता से ये अपने शरीर में उँगली की तरह कुछ प्रोजेक्शन बनाएगा, यानी प्रक्षेपण बनाएगा, या कह सकते हैं कि कुछ संरचना का निर्माण करेगा। कैसी संरचना? यानी कि उँगली जैसा, ऐसे जो उँगली है इस तरीक़ा से संरचना का निर्माण करेगा ताकि भोजन इसके अंदर प्रवेश करे। यानी कि ये साइटोप्लाज़्म की सहायता से अब करेगा क्या कि ये अपनी चीज़ों को, अपनी जो बाह्य जो इसका झिल्ली है, इसका इस तरीक़ा से ऐसे बढ़ा देगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, उँगली जैसा संरचना का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? उँगली जैसा संरचना का निर्माण हुआ। और ये कोशिक इसमें क्या मौजूद थे? तो आप कहेंगे कि सर इसमें मौजूद था क्या? तो आप कहेंगे कि इसमें मौजूद थे कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव की सहायता से ये क्या करने लगा? तो ये भोजन के नज़दीक पहुँचने लगा। किसके नज़दीक पहुँचने लगा? भोजन के नज़दीक। तो ये जो आपको उभार दिख रहा है, यानी ये जो इस तरीका का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। इसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखेंगे कि सूडो का अर्थ होता है झूठा। झूठा नहीं कहे हैं, हमने झूठा कहा है, यानी जो हमेशा झूठ बोलते रहता है, बस वही समझे। सूडो का अर्थ होता है झूठा, झूठा। और पोडिया का अर्थ होता है पैर। पोडिया का अर्थ होता है पैर। यानी इसके पास पैर नहीं था हम लोगों की तरह, लेकिन ये क्या किया? साइटोप्लाज्म की सहायता से एक झूठा पैर का निर्माण किया। एक झूठा पैर इसका उभर कर आया, ताकि ये भोजन के करीब पहुँच सके और इसको पकड़ सके। तो ध्यान रखिएगा कि सूडोपोडिया की सहायता से ही ये भोजन को पकड़ता है। भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? तो सूडोपोडिया की सहायता से पकड़ता है, ठीक है? तो हम लिख देते हैं कि सूडोपोडिया की सहायता से ही भोजन को पकड़ता है। सूडोपोडिया की सहायता से भोजन के करीब
या आप कह सकते हैं कि भोजन को पकड़ता है। बात क्लियर है? यानी कि सूडोपोडिया की ही मदद से ये भोजन के करीब पहुंचेगा और भोजन के करीब पहुंचकर भोजन को पकड़ेगा। ठीक है? अब ये देखो, अभी भी भोजन इसके शरीर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि पहला स्टेप क्या है? अंतःग्रहण का, यानी कि शरीर के अंदर इसको ले जाना है। तो ये और क्या करेगा? ये मेरे भाई, और ये अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा बढ़ाएगा। ये थोड़ा-सा और करीब जाने का प्रयास करेगा। ये थोड़ी-सी और भी करीब जाने का प्रयास करेगा। पहले इस तरीका से था, अब ये और भी बनाएगा इस तरीका से, और इस तरीका से बनाकर मान लो कि यहाँ पर पकड़ लिया। इस तरीका से क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब ये चीज़ें क्या है? इसके अंदर क्या मौजूद है? कोशिका द्रव मौजूद है। इसमें क्या मौजूद है? कोशिका द्रव मौजूद है। अब ये भोजन को पकड़ लिया, अपने अंदर ग्रहण। अब जैसे ऐसे, ऐसे जा रहा था, भोजन के करीब पहुँचा, ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों हाथ मान के चलो कि ये उसकी सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया की सहायता से ऐसे गया और ऐसे जाकर इसको आगे से क्या कर लिया? घेर लिया। आगे से क्या किया? घेर लिया। तो घेर लिया तो भोजन इसके अंदर आ गया। भोजन क्या हुआ? इसके अंदर आया। अब भोजन तो बाहर जाएगा नहीं, तो ये भोजन अंदर गया और अंदर जाकर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये भोजन अंदर जाकर फँस गया। भोजन इसके अंदर जाकर फँस गया, अब भोजन बाहर नहीं निकलेगा। तो इस प्रक्रिया को, यानी कि सूडोपोडिया की सहायता से जो भोजन को ग्रहण किया है, इसी को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। यानी कि अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को हम लिखवा दे रहे हैं कि भोजन ग्रहण अमीबा में भोजन ग्रहण भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाता है। फेगोसाइटोसिस कहलाता है। यानी यहाँ जो भोजन को पकड़ने के लिए, अपने अंदर ग्रहण करने के लिए जो ये तिक्रमबाजी किया है, वही तिक्रमबाजी इसका क्या कहला रहा है? फेगोसाइटोसिस कहला रहा है। ठीक है? चल, अब ये भोजन जो है अंदर इसके आया, अब ये अंदर जाकर क्या होगा? तो और भी समझते हैं। अब ये भोजन मान के चलते हैं कि इस तरीका से अमीबा है। अब ये अमीबा के अंदर में मौजूद था क्या? तो आप कहेंगे न्यूक्लियस मौजूद था। इसी में क्या मौजूद थे? तो आप कहेंगे कि ये सारी चीजें मौजूद थी। अब इसी में मौजूद था लयन काय। इसी में मौजूद था लयन काय मौजूद था। भोजन कहाँ था? तो भोजन यहाँ पर था। भोजन यहाँ पर। अब ये भोजन जो है जाकर फंस जाता है किस में? तो आप कहेंगे कि सर ये फंस जाता है जाकर फूड वैक्यूल में। किसमें? फूड वैक्यूल में जाकर फंस जाता है। ये इसका क्या है? तो भोज रिक्तिका है। ये भोज रिक्तिका में जाकर फंस जाता है। अब ये क्या होगा कि अब ये धीरे धीरे अमीबा के और अंदर जाएगा। ये अमीबा के और अंदर प्रवेश करेगा, यानी ये धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा और यहाँ से इसमें क्या करेगा? प्रवेश हो जाएगा। कौन? तो आप कहेंगे कि सर भोजन, यानी यहाँ पर भोजन इसमें प्रवेश किया। भोजन इसमें प्रवेश किया। अब भोजन यहाँ प्रवेश किया तो इधर से क्या होगा? साइटोप्लाज्म जो उपस्थित था लयन का, यानी जो लाइसोसोम था, ये लाइसोसोम धीरे धीरे क्या होगा? इस यहाँ पर पहुंचेगा सब,
कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर पहुँचेगा और इस पर पहुँचकर सब क्या होगा? चिपक जाएगा। क्या होगा? चिपक जाएगा। यहाँ पर चिपक गया और चिपक कर ये धीरे-धीरे प्रवेश करेंगे कहाँ पर? तो ये धीरे-धीरे प्रवेश करेंगे ये सभी एंजाइम भोज्य रिक्तिका में। ये सभी एंजाइम प्रवेश करेंगे किसमें? भोज्य रिक्तिका में प्रवेश करेंगे। अब ये भोज रिक्तिका में पहुँचेगा तो इससे ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, अब ध्यान रखिएगा कि ये फूड कैसे हैं? तो ये फूड है कॉम्प्लेक्स। ये कैसा फूड है? कॉम्प्लेक्स फूड है। अब इस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होगा तो इसके छोटे-छोटे कण बनेंगे, छोटे-छोटे टुकड़े होंगे। तो इसका अब हम ब्रेक डाउन कर दें, तो इसी में हम ब्रेक डाउन कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है? इसी में हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ध्यान रखो कि इसमें जब ब्रेक डाउन होगा, तो भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े होंगे। भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े होंगे। भोजन के छोटे-छोटे यहाँ पर टुकड़े होंगे। बात क्लियर है? अब ये भोजन क्या हो गया? पच गया। भोजन क्या हुआ? पच गया। देखो, यहाँ पर क्या हुआ था? भोजन को ग्रहण किया था। भोजन को क्या किया था? ग्रहण किया था। ग्रहण करने के बाद यहाँ हम लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण हुआ। अंतःग्रहण की क्रिया हुआ। यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर डाइजेशन की क्रिया हुई, यानी कि पाचन की क्रिया हो गया। भोजन का पाचन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। किसके सहायता से? तो लाइसोसोम में जो उपस्थित एंजाइम थे उसकी सहायता से। अब ये क्या होगा? अब ये पूरी तरीका से इसको अवशोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म के द्वारा। साइटोप्लाज्म में ये सारे चीज़ें मिलेंगे, मिलकर अवशोषण की क्रिया होगी। तो अब मेरे भाई ये अवशोषण की क्रिया इसी में होगा, तो हम लिख देते हैं कि अब ये चारों तरफ जो है ये सभी में क्या होंगे? फैल जाएँगे, अवशोषण की क्रिया होगा। अवशोषण के साथ-साथ ही इसमें स्वांगीकरण की भी क्रिया होगी, यानी सभी अंगों में। अब इसके पास अंग तो है नहीं, अब इसके पास अंग है नहीं, तो ये पूरी तरीक़ा से कोशिकाओं में फैल जाएगा ताकि ये ऊर्जा बना सके। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पाचन के साथ-साथ यहाँ पर किसकी क्रिया हो गई? तो आप कहेंगे कि अवशोषण की भी क्रिया हो गई। किसकी क्रिया हो गई? अवशोषण की क्रिया हो गया। साथ ही साथ क्या हुआ? तो ऊर्जा का भी निर्माण होगा या ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। क्या ये इतनी बात समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। अब मेरे भाई होगा क्या? अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, कुछ ऐसे भोजन के कण होंगे, जो इसके लिए उपयोगी नहीं होगा, जो पूरी तरीक़ा से पचा नहीं होगा। तो अब इसको क्या करेगा? थ्रो आउट करेगा, यानी कि इसको बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालेगा तो अब थोड़ा-सा एक और भी हम डायग्राम बना देते हैं। चलो, ये हमने बनाया। अब इसी में मौजूद क्या है? तो आप कहेंगे ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ-साथ और क्या मौजूद है? तो आप कहेंगे ये कोशिका द्रव्य है। ये क्या मौजूद है? कोशिका द्रव मौजूद है। कोशिका द्रव के अंदर अब क्या था? ये सारे चीज़ मौजूद थे। अब ये सारे चीज़ जो है धीरे-धीरे जो बेकार की चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, वो कहाँ पहुँचेगा? तो कोशिका झिल्ली के करीब पहुँचेगा। अब मान के चलो कि ये सभी के सभी कण पहुँचे कहाँ पर? तो यहाँ पर पहुँचे। ये सभी के सभी कण जिसको इसे बाहर करना है, तो ये पहुँचा कहाँ पर? तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली के नज़दीक पहुँचा। अब ये कोशिका झिल्ली के नज़दीक पहुँचा और यहाँ पहुँचकर ये क्या करेगा? अपनी जिस तरीक़ा से ये शेप बनाया था क्या करने के लिए? भोजन को पकड़ने के लिए, उसी तरीक़ा से ये अपनी शेप को क्या करेगा? अब कुछ शेप को ऐसा बना देगा ताकि भोजन इससे बाहर हो जाए, इसके शरीर से भोजन बाहर निकल जाए, यानी जो अपचे भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाए। क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीक़ा से ये किसका क्या हुआ? बहिष्करण का। ये क्या हुआ? बहिष्करण हुआ। तो इस तरीक़ा से अमीबा में मेरे भाई जो 5 स्टेप्स थे पोषण के, वो कंप्लीट होता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ, ये भोजन ग्रहण किया, तो इसका मुख है कहाँ पर? इस इसने तो भोजन ग्रहण किया। अब तक हमने पढ़ते हुए आया है कि भोजन हम मुख से ग्रहण करते हैं। तो क्या इसमें भोजन ग्रहण जो किया, क्या इसका मुख था? नहीं था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लाइसोसोम जो अमीबा होता है, अमीबा में किसी भी तरह का मुख नहीं होता। अमीबा में भोजन ग्रहण के लिए भोजन ग्रहण के लिए कोई फिक्स स्थान नहीं होता। फिक्स स्थान नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं से भी भोजन ग्रहण करेगा और कहीं से भी बाहर कर देगा, किसी भी अभी इधर देखे इधर भोजन मिलेगा तो अगर इधर इसको भोजन मिला तो ये वाली शेप इधर बना लेगा, इस तरीका से बनाकर इसको अंदर कर लेगा। तो इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। इसका किसी भी प्रकार का फिक्स आकार नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ये भी हम लिख दें? चल लिख देते हैं इस बात को। अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता। ठीक है, बात क्लियर है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अमीबा जो है ये एक अमर जीव कहलाता है। अमर जीव कहलाने का मतलब है कि इसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, ये मरने वाला जीव नहीं है। अब कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, हम तो सुने हैं कि धरती पर जो भी है वो मरता है। सही बात आपने सुना है, लेकिन आप बायोलॉजी में पढ़ोगे या साइंस में पढ़ोगे, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद में ध्यान रखना कि अमीबा अमर जीव कहलाता है। अमीबा एक अमर जीव है। अमर जीव क्यों है? क्योंकि ये अपने सेल का विभाजन कर लेता है, यानी विभाजित होता है इसके सेल, और सेल विभाजित होकर दो भागों में बट जाते हैं। तो दो नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि एक जो सेल था, ये सेल टूटकर दो भागों में बट जाते हैं और बटकर नए जीव का निर्माण हो जाता है, यानी नया अमीबा बन जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि अमीबा कभी मरता नहीं है, ये अमरणशील जीव है। बोलो, बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। अब यहाँ पर थोड़ा-सा और भी हम आपको रिकॉर्ड करवाते हैं। देखो, अमीबा में क्या-क्या है? तो नाभिक है, जो डेवलप है, बाह्य झिल्ली है, भोजरिक्तिका है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, ये सारी चीज़ है। जितनी सारी क्रियाएँ होती हैं, वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। इस वजह से यहाँ पर देखो कि ये जो होता है, जब भोजन को पकड़ना रहता है तो सूडोपोडिया की सहायता से पकड़ता है, यानी झूठा पैर का निर्माण करता है, यानी उँगली जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और निर्माण करके ये भोजन को पकड़ लेता है। और इसमें ये जो प्रक्रिया है, भोजन ग्रहण करने की ये जो प्रक्रिया कहलाता है, वो क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कहीं भी भोजन को ग्रहण करने का फिक्स जगह नहीं है, कहीं से भी भोजन ये ग्रहण कर सकता है। जिधर देखेगा भोजन को, उधर अपना सूडोपोडिया का निर्माण करेगा और भोजन को पकड़ लेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड आकर कहाँ पर फँसा? तो आप कहोगे भोज रिक्तिका में, यानी कि फूड वैक्यूल में। और ये फूड वैक्यूल धीरे-धीरे और भी गहराई में जाएगा, यानी कोशिका के और भीतर जाएगा और जाकर यहाँ पर क्या होंगे, लाइसोसोम में जो उपस्थित एंजाइम है, उसके द्वारा इसका ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा। और जब इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर इसका अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करना है, ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, कुछ ऐसे भोजन अपचे होंगे, जो पूरी तरीक़ा से इसका यूज़ लायक नहीं है, तो वो क्या करेगा? थ्रो आउट कर देगा, यानी उसका बहिष्करण कर देगा। तो ये अमीबा का 5 स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है?
अब समझते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है, ठीक है। अब जो भी हम पॉइंट बताए हैं वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है कि अमीबा में पोषण, तो कह रहा है कि अमीबा एक कल कोशिकीय जीव है। हमने पहले पहले बताया कि एकल कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, जलीय जीव है और प्रोटिस्टा जगत का जीव है, ठीक है। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए होलोजोइक पोषण का उपयोग करता है। होलोजोइक पोषण में हमने क्या कहा कि भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि भोजन का ब्रेक डाउन कहाँ पर होगा, शरीर के अंदर होगा, तो हम उसे कहते हैं कि होलोजोइक पोषण मोड है, जिसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, यानी कि भोजन को अंदर ग्रहण करेगा और उसका ब्रेक डाउन करेगा, तो क्या कहलाएगा, फेगोसाइटोसिस, साइटोसिस कहलाएगा, के रूप में भी जाना जाता है। यानी इसके भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया है, यानी जो तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर कह रहा है कि इस प्रक्रिया में अमीबा भोजन के कणों को निगलता है। भोजन के कणों को क्या करता है, निगलता है, और फिर उन्हें एक अस्थायी भोजन रिक्तिका में पचाता है। अस्थायी भोजन रिक्तिका कौन था, तो मेरे भाई ये देखो, यही तो रिक्तिका था, अस्थायी भोज्य रिक्तिका, जिसमें क्या किया है, भोजन को पचाया है, पचा के फिर बांट दिया है, ठीक है। और भोजन को किसकी मदद से पकड़ता है, तो सूडोपोडिया की सहायता से पकड़ता है। अब यहाँ पर देखें, ये अमीबा का जो डिफरेंट स्टेप्स था वो हमने पहले समझाया, और यहीं पर आप देखो ये क्या था, ये एक अमीबा। अब हम यहाँ पर एक अमीबा बना देते हैं, ठीक है। ये अमीबा है। ये अमीबा का क्या था, हमने कहा था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है और इसमें बहुत सारे इसके चारों तरफ मौजूद होते हैं, क्या, तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म होता है, तो ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब इसी साइटोप्लाज्म में हमने कहा था क्या होता है, तो इसी में आप कहेंगे कि लयन काय होता है, यानी लाइसोसोम होता है, वो सारी चीजें आपको समझा। अब यहाँ देखो, ये क्या किया, भोजन को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया बनाया, भोजन को पकड़ने के लिए किसका निर्माण किया, सूडोपोडिया का निर्माण किया। तो इस तरीका से आओ बाहों में पकड़ लेते हैं, तो बाहों में पकड़ेगा, यानी ये अपना बाह फैला रहा है कि आ जा, ठीक है। तो बाहों को फैलाया, यानी सूडोपोडिया का निर्माण किया। सूडोपोडिया का निर्माण करके इसको चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। ये देखो, ये चारों तरफ से घेर लिया ये भोजन को, और ये भोजन पहले यहाँ पर था, बाहर में था, यानी इसकी शरीर से बाहर था, अब प्रवेश कर गया शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो ये क्या कहलाया, कहाँ पर, तो फूड वैक्यूल में, जिससे जहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन होगा। यहाँ पर इंजेशन की क्रिया हुआ था, ग्रहण किया, यहाँ डाइजेशन हुआ। अब इसका क्या होगा, डिफ्यूज होगा, यानी कि ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये इसका अवशोषण हुआ। उसके बाद ये क्या करेगा, तो मेरे भाई अमीबा ग्रो करेगा, यानी ऊर्जा बनाएगा और वृद्धि करेगा। तो वही क्या कहलाया, एसिमिलेशन कहलाया, यानी ऊर्जा का निर्माण करके अपने शरीर को क्या करेगा, बेहतर बनाएगा, वृद्धि करेगा, मरम्मत करेगा, ये सारी चीज होंगे, तो एसिमिलेशन कहलाया। और फिर जो बेकार की चीजें था उसे क्या किया, थ्रो आउट कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया, तो ये क्या कहलाया, इजेशन कहलाया। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे हमने आपको बनाकर समझाया, और यहाँ पर देखो हमने फिगर भी, चित्र भी बना के, चित्र भी हमने लाया है, ठीक है। बात क्लियर है, चल। तो अब आपने समझ गया अमीबा। अब इसी के तरह पैरामीशियम भी होता है। इसी के तरह पैरामीशियम भी होता है, तो अब पैरामीशियम को समझ लेते हैं। देखो, पैरामीशियम में भी बस वही क्रियाएं चलती हैं, बस यहाँ पर समझ लो। लेकिन पहले हम फिगर दिखा देते हैं, ठीक है। चल, ये एक पैरामीशियम है। ये क्या है, एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम से आपको पॉइंट कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये चप्पल की आकृति जैसा होता है। अमीबा का कोई फिक्स आकृति नहीं था, फिक्स आकार नहीं था, लेकिन इसका आकार अगर देखेंगे तो एक चप्पल की तरह दिखाई दे रहा है। यानी कि इसकी आकृति जो होता है वो किस तरह का होता है, तो आप कहेंगे कि इसकी आकृति चप्पल जैसा होता है। कैसा होता है, चप्पल जैसा होता है।
फ्लैट होता है, ठीक। अब ये भोजन को क्या करेगा, इसके शरीर पर कुछ उभार आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार का कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यानी जैसे हम लोग के शरीर पर रोंवा दिखाई देता है, कुछ बाल दिखाई देता है, तो इसके शरीर पर भी कुछ बाल पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिलिया। जिसे क्या कहते हैं, सिलिया। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यही क्या है, इसका सिलिया है। सिलिया का कार्य होता है कि पैरामीशियम को भोजन के करीब ले जाना, भोजन के करीब ले जाना। यानी ये सिलिया के सहायता से ही तैरता है और तैर कर कहाँ पहुँच जाता है, भोजन के करीब पहुँच जाता है, ठीक है। अब ये भोजन के करीब पहुँचा, इसका एक फिक्स जगह होता है भोजन ग्रहण करने का, ये इसका मुख है, ये इसका क्या है, मुख है। तो ध्यान रखिएगा कि अमीबा में कोई फिक्स जगह नहीं था, भोजन ग्रहण करने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं था, लेकिन पैरामीशियम में फिक्स जगह होता है। मुख क्या होता है, मुख का स्थान फिक्स होता है, यानी भोजन यहीं से। अब ये करेगा क्या कि जब ये भोजन के करीब जाता है तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो भोजन आकर चिपक गया यहाँ पर, सिलिया पर। अब जैसे जैसे ऐसे ऐसे करेगा ना, ऐसे ऐसे जब करेगा तो होगा क्या कि ये सिलिया धीरे धीरे भोजन को आगे बढ़ाएगा, सिलिया की मदद से ही। किसके मदद से, सिलिया के मदद से। और धीरे धीरे ये भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, इसके मुख में पहुंच जाएगा। और मुख से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, तो फूड वैक्यूल में पहुंच जाएगा, यानी कि भोज रिक्तिका में पहुंचेगा। और भोज रिक्तिका में पहुंचकर जो अमीबा की क्रिया थी, यानी अमीबा में जो फंक्शन चल रहे थे, वही चीज यहाँ भी होगा। इसके अंदर भी न्यूक्लियस था, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है। ये देखो, ये सेल माउथ है, ये क्या है, इसकी सेल माउथ है। ये बकल अवर्चर है, यानी कि इसका मुख्य गुहा है। यहाँ से प्रवेश करेगा, अंदर जाएगा भोज रिक्तिका में, और फिर इसका क्या होगा, पूरी तरीका से इसका डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा। ये सारे क्रिया यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो इसका फिक्स जगह होता है, यानी ये फिक्स जगह से ही भोजन को ग्रहण करता है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो कह रहा है कि पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम जो है एकल कोशिकीय जीव है, हमने बताया एकल कोशिकीय, होलोजोइक है, विषम पोषी है, यूकैरियोटिक है, जलीय जीव है, प्रोटोजोआ जगत का जीव है, ये सारे चीज हमने बताया। होलोजोइक पोषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है। कैसे, तो होलोजोइक पोषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से। इसका मतलब है कि यह पूरे भोजन के कणों को खा जाता है, भोजन के कणों को क्या कर रहा है, अपने अंदर निगल रहा है, और फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर कोशिका के अंदर ही पच जाते हैं, पचा लिया। पैरामीशियम भोजन के कणों को अपने मुखीय खांचे में ले जाने के लिए सिलिया का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, सिलिया का। अभी अभी हमने बताया कि यही सिलिया जो है भोजन के करीब ले जाता है, और यही देखो सिलिया की सहायता से भोजन कहाँ जा रहा है, तो आप कहोगे सर मुख में पहुंच जा रहा है। तो मुख में पहुंचने का कार्य कर रहा है यही। और जहां उन्हें भोजन के रिक्तिकाओं में ग्रहण किया जाता है, कहाँ पर ग्रहण किया है, रिक्तिका में, वो फूड वैक्यूल में, और संसाधित किया जाता है, यानी कि उसका उपयोग किया जाता है, उसका उससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होना चाहिए। अब ये देखो हमने जो फिगर लगाया है, ये देखो ये सिलिया है, सिलिया की सहायता से फूड यहाँ पर था, सिलिया की सहायता से कहाँ पहुंचा, फूड के करीब पहुंचा। फूड को फिर क्या किया, सिलिया की मदद से अपने मुख में प्रवेश करवाया। उसके बाद ये फूड वैक्यूल में गया, फिर इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होकर इसको पूरा ब्रेक डाउन कर दिया जाए, और फिर जाकर ये क्या करेगा, इसी को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ध्यान रखना कि ग्रहण करने का स्थान फिक्स है, लेकिन बाहर निकालने का जगह फिक्स नहीं होता है। बाहर कहीं से भी निकाल देगा, बाहर कहीं से भी निकाल देगा। देखो, बाहर ग्रहण इधर से किया, निकाल दिया इधर से, तो कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक। तो ये हमारा था पूरी तरीका से अमीबा में और पैरामीशियम में पोषण की जो स्टेप्स थी, वो सारी हमें कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।
अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या परेशानियाँ हैं, आपको किस टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए हम बेहतर-बेहतर कंटेंट चुन-चुन कर लेकर आएँगे मेरे भाई, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें और इस चीज़ का रिवीजन करें और पहले वाले जो भी वीडियो है, उसको आप जाकर अवश्य देखें क्योंकि प्रीवियस क्लास ही आपके लिए आगे के क्लास को आसान बना देगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।